हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे राधाकृष्ण कमीशन कहा जाता है, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदारिस एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन कमीशन, या जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं, 1964-66। तो इससे पहले आप ये यूनिट थर्ड चल रही है, यूनिट थर्ड का थर्ड टॉपिक है। ये दो टॉपिक आपने यदि नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, और प्लेलिस्ट भी अलग से बनी है इसकी, प्लेलिस्ट से जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की एजुकेशनल वीडियो फ्रिक्वेंट में अपलोड होती रहती हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। तो हम बात करते हैं कोठारी कमीशन की। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इससे पहले हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो ये अपॉइंट हुआ था, और इस कमीशन ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के रिगार्डिंग उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या फाइनेंस होगा, किस तरह से उसके लेवल को अप करने के लिए उन्होंने किस तरह के जो सजेशन दिए थे, और उसके सजेशन का क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया, और इस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन के रिगार्डिंग अपने सजेशन दिए, उसकी प्रॉब्लम्स को उठाया, देखा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके प्रॉब्लम्स के जो है सजेशन दिए। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि जो एजुकेशन है इसको फिर से रिओर्गनाइज करने की, सोचने समझने की, और पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए इन्होंने सोचा और कोठारी कमीशन को अपॉइंट किया। तो जो ये जो कोठारी कमीशन आया था, ये 14 जुलाई 1964 को DS कोठारी इनकी चेयरमैनशिप में इसको बनाया गया। और ये जो थे वो UGC के चेयरमैन भी थे उस समय, और इनकी चेयरमैनशिप में 17 मेंबर्स कमेटी बनी। और ये जो कमेटी थी, इसके कमेटी के चेयरमैन जो थे वो कोठारी थे, DS कोठारी। इसी के नाम पर ही इसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं। और इस कमीशन को ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इसको बहुत बार पूछा जाता है कि इसका नाम क्या था, इस जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम था। एक तरह से एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये इसकी रिपोर्ट का भी नाम था। कि बहुत बार 2 मार्क्स से पूछा जाता है कि नेशनल एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम था, तो उसका नाम है इंडिया एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब इसका देख रहे सकते ऑफिशियल नेम क्या है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, जो 1964 में आया, फॉर्म्ड हुआ 64 में, और इसने रिपोर्ट सबमिट की जून 29, 1966 में। चेयरमैन इसकी मैंने भी आपको बताई दी, दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी। 17 मेंबर्स कमेटी थी, और इसका पर्पस क्या था, टू रिमूव द डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम था हमारा एजुकेशन का, उसमें जो जो डिफेक्ट्स थे, जो डिमेरिट्स थी, उसको रिमूव करना। और मेन ऑब्जेक्टिव था टू रिव्यू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सजेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, कि एजुकेशन को इसके संबंध में सुझाव देना। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसके एप्रोप्रिएट सजेशन देना, और इसका इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना था। अब इसको देखते हैं कि ये बन तो गया। ये आपको डेट ध्यान रखनी है कि कुछ डेट को बना था ये फॉर्म 14 जुलाई 1964 को, और इसने रिपोर्ट दी वो जून 29, 1966 को पे रिपोर्ट दी थी। तो इसको क्या काम दिया गया करने के लिए, कि इसको क्या काम करना है। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इस आयोग को अपॉइंट किया, और उसने ये कहा कि जितने भी एजुकेशन के जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके रिगार्डिंग सजेशन देना है, और शिक्षा के सभी स्तरों और पक्षों के संबंध में जो सामान्य सिद्धांत हैं, पॉलिसीज हैं, उनके संबंध में अपने सुझाव देना है। तो ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इंडिया का, उसको स्टडी करना है,
और उसमें क्या क्या डिमेरिट्स हैं या डिफेक्ट्स हैं उनको पता लगाना है, और उसको सजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए सजेशन देना है। और ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या है और उसके अपलिफ्ट करने के लिए क्या सजेशन देंगे। और ये कहा कि टू प्रपोज अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द कंट्री, पूरे देश के लिए एक समान एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात की इन्होंने कि एक समान एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स फॉर द एक्सपेंशन एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट of any type of education at any level and to give suggestion to the government in this context, किसी भी स्तर की जो एजुकेशन है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं किया जा रहा है, क्या करना चाहिए, ये सब इनको कहा गया करने के लिए। अब इनको ये काम दे दिया गया कि भाई आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम देखना है एजुकेशन का क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होना है, पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करने की बात की इन्होंने, और ये कहा कि भाई क्वालिटेटिव हमें एजुकेशन देनी है। अब इन्होंने क्या किया, इसको इनका ये क्या था, टर्म ऑफ रेफरेंस आयोग का कार्यक्षेत्र, ये इनको काम दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, जो कमीशन था उसने इस काम, जो उनको काम दिया गया, इस काम को करने के लिए दो मेथड को यूज किया। पहला तो था ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू मेथड, और दूसरा था क्वेश्चनरी मेथड। ये दो मेथड दिए गए इनको। अब इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के लिए कमीशन ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया और उन्होंने अपना काम शुरू किया। जो वो ग्रुप था, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, वो ग्रुप जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में गए, स्कूल्स में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, वहाँ उन्होंने देखा, टीचर से मिले, स्टूडेंट से मिले, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था उससे मिला, उनका इंटरव्यू लिया, और उसके साथ साथ जो टीचर्स थे उनसे मिले और उनके साथ डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स को जाना, और सबको उन्होंने एक माइनॉरिटी जो है रिपोर्ट एक बना ली, रिटन रिपोर्ट बना ली। और दूसरा क्या था, क्वेश्चनेयर था। अब क्वेश्चनेयर के लिए उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चनेयर बनाया, और क्वेश्चनेयर जो था वो एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम से रिलेटेड था, और उन्होंने ये क्वेश्चनेयर जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग थे उनके पास भेज दिया। और उसके बाद जितने लोगों के पास भेजा, सभी लोगों ने तो वापस नहीं दिया, कुछ लोगों ने दिया उसको वापस। तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी किया, इंटरव्यू भी लिया टीचर्स का, स्टूडेंट का, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे उनका, और उसके बाद जो क्वेश्चनेयर आई उनके पास, उनके आंसर होके वो आए, तो उन्होंने क्या किया, उनका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, और उसके बाद जो जो उनको सजेशन मिले थे दोनों तरह से, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू से, और दूसरा किससे मिले थे उनको, जो उन्होंने क्वेश्चन भेजी थी उससे मिले थे। तो उन्होंने इस पर डिस्कस किया और डिस्कस करके अपनी रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट 29 जून 1966 को दे दी। और जो उनकी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इसका नाम था, रिपोर्ट का नाम, ये नाम जरूर याद रखना है आपको, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इस रिपोर्ट का नाम था। अब इन्होंने रिपोर्ट दे दी, तो अब इसके बाद इन्होंने क्या दिए, अपनी सजेशन दिए, क्या क्या सजेशंस होंगे। जो ये रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी रिपोर्ट कही जाती है कि बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, इसमें कि 692 पेजेस थे, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी जो रिपोर्ट थी। अब इन्होंने सजेशन क्या दिए, इन्होंने हर एस्पेक्ट पर अपने सजेशन दिए, एडल्ट एजुकेशन पर दिए, वुमेन एजुकेशन पर, और सेकेंडरी एजुकेशन पर, प्री प्राइमरी एजुकेशन पर, प्राइमरी एजुकेशन पर, हर एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने सजेशन दिए थे। अब जो कमीशन था उसका ये मानना था कि एजुकेशन इज़ द की टू नेशनल प्रोग्रेस, जो एजुकेशन है उसी से ही नेशनल प्रोग्रेस हो सकती है। जो इसने रिपोर्ट लिखी थी, इसने अपनी रिपोर्ट में सबसे इनकी जो कहते हैं कि जो इनकी रिपोर्ट की स्टार्टिंग थी, वो स्टार्टिंग इन्होंने इस सेंटेंस से की थी, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, भारत देश का निर्माण, भारत देश के भविष्य का निर्माण, यहाँ भारत देश का भविष्य उसी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो बहुत बार ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि ये स्टेटमेंट किस कमीशन की है, तो आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट नेशनल एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन जिसे कहते हैं उनकी है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को इस जो सेंटेंस है इस सेंटेंस से स्टार्ट किया था। अब देखते हैं इसके सजेशन क्या दिए इन्होंने। सबसे पहले सजेशन है इनकी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या सजेशन थे। इन्होंने कहा कि जो टीचर्स रखे जाएंगे, अपॉइंट होंगे टीचर्स, वो क्या होंगे, क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपीरियंस टीचर्स होने चाहिए। और इन्होंने साथ साथ में जो एजुकेशन है, एजुकेशन को इन्होंने जो है नेशनल इम्पोर्टेंस
माना कि जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय महत्व का, इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को जो है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस माना जाए और उसके लिए एजुकेशन पॉलिसी को डिक्लेयर किया जाए। और इसके साथ साथ यदि ज़रूरत होती है तो सेंट्रल लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए। और जो भी ये कैब है, इस कैब के जो पावर्स हैं उस पावर को बढ़ाना चाहिए। और साथ साथ में शिक्षा से संबंधित जो भी जिम्मेदार पदों पर केवल योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। और जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को जो है एजुकेशन का, स्कूली एजुकेशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंप देना चाहिए। और जो मतलब एजुकेशन का जो अरेंजमेंट होगा वो भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। और इसके लिए जो देयर शुड बी एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसफ़र बिटवीन द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचर्स। जो इनका जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है और टीचर्स हैं, इनके बीच में ट्रांसफ़र की जो है एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो इन्होंने दिए किसी संबंध में सुझाव, प्रशासन के संबंध में सुझाव। अब इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन रिगार्डिंग फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के वित्त के संबंध में क्या सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एटलीस्ट 6% अपनी इनकम का एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। तो ये 1964 में कहा गया था। अब जो नई पॉलिसी आई है 2020 की, उसमें भी ये कहा गया है कि एजुकेशन पर 6% जो है बजट का खर्च करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि शायद ये तब से कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको 6% एजुकेशन पर खर्च नहीं कर पाई है। एजुकेशन शुड बी मेड वोकेशनल, एजुकेशन को वोकेशनल बनाया जाए। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं वो भी अपनी इनकम में से इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और ग्राम पंचायत जो हैं वो भी, इनको भी मतलब फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए। और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं शुड बी अरेंज फाइनेंस फॉर एजुकेशन, इनको भी एजुकेशन के लिए फाइनेंस देना चाहिए। और जो एजुकेशन के लिए जो इनकम के सोर्स उनके बढ़ाने के उपाय खोजने चाहिए कि किस तरह से इनकम के सोर्स बढ़ाए जाएं और जिससे कि इसमें रिसर्च भी किया जा सके। यानी कि इकोनॉमिक एड बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक एड होगी तभी क्या होगा कि अच्छे से इसमें हम काम कर पाएंगे। इसके बाद है सजेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग, शिक्षा के नियोजन के संबंध में सुझाव। अब इन्होंने कहा कि एजुकेशन प्लानिंग शुड बी डन सेपरेटली एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों पर एजुकेशन प्लानिंग जो है अलग अलग तरह से होनी चाहिए। दोनों के मतलब क्राइटेरिया अलग अलग होना चाहिए, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को पता होनी चाहिए। प्लानिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन शुड बी डन बाय लोकल बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि जॉइंटली मतलब दोनों ही जो हैं जो एजुकेशन का प्लानिंग है उसकी जो लोकल बॉडीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को मिल करके काम करना चाहिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसकी प्लानिंग के लिए। और हायर एजुकेशन की जो प्लानिंग होगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेंगी। इसका मतलब है कि जो स्कूली प्लानिंग है, स्कूलिंग एजुकेशन है, लोकल बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। लेकिन जो हायर एजुकेशन है उसका प्लानिंग किस तरह से होगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर के करेंगी। और जो भी एजुकेशन होगी वो फ्यूचर में जो हमारी प्रेजेंट सीनियर में जो डिमांड है और फ्यूचर में जो डिमांड्स आने वाली हैं उनके बेस पर होनी चाहिए। और 7 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए फ्री और कंपलसरी इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और सेकेंडरी लेवल पर जो 70% जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पूरी हो सके, कौन से लेवल पर, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर। और इसके बाद जो 30% स्टूडेंट होंगे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट को ही हायर एजुकेशन में क्या है एडमिशन मिलना चाहिए। अब देखते हैं सेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। इन्होंने स्ट्रक्चर क्या बताया कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। प्री प्राइमरी के इन्होंने बताया 1 to 3 ईयर्स यानी कि 1 से 3 साल की। और उसके बाद है जूनियर प्राइमरी 4 to 5 ईयर्स, जी मतलब कि जो 4 to 5 ईयर्स ड्यूरेशन होगा यानी जो क्लास फर्स्ट होगी उसमें एडमिशन की जो मिनिमम एज होगी वो 6 ईयर्स होगी। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ है ना, मिनिमम एज कितनी होगी, 6 ईयर्स होगी प्राइमरी लेवल पर। अब इसके बाद है
सीनियर प्राइमरी या अपर प्राइमरी अप टू ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स, ये 4 ईयर्स का होगा। उसके बाद है आपका सेकेंडरी एजुकेशन, जो जनरल कैटेगरी है 2 ईयर्स, और वोकेशनल एजुकेशन में 2 to 3 ईयर्स। मतलब यहाँ पर क्या 1 ईयर इंक्रीज कर दिया गया है कि जो वोकेशनल कैटेगरी होगी, जो वोकेशनल एजुकेशन लेंगे, उनके लिए 1 ईयर ज़्यादा कर दिया गया है, जिससे कि उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी वो दी जा सकेगी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, इसकी जो जनरल कैटेगरी है वो भी 2 ईयर्स की है, लेकिन जो वोकेशनल एजुकेशन है वो 2 to 3 ईयर्स ड्यूरेशन होगा। ग्रेजुएशन क्या है, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, ये 3 ईयर्स की होगी। जैसे अब 3 ईयर्स होता है आपका इसमें ग्रेजुएशन जो आपकी 3 ईयर्स में कंप्लीट होती है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और ग्रेजुएशन जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे या मेडिकल वाले बच्चे होंगे, उनके लिए जो होगा ये 3 ईयर्स, 3 और 4, यहाँ पर 4 नहीं आया, ये 4 आएगा, यहाँ पर 4 ईयर्स भी होगा, यहाँ पर 4 ईयर्स। जैसे कि अब जो आपका बीटेक बच्चे करते हैं वो 4 ईयर्स में करते हैं, है ना, 1 साल उनका जो प्रैक्टिकल होता है कि उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, तो यहाँ पर 4 आएगा, 3 to 4 ईयर्स। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 to 3 ईयर्स। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहा इन्होंने कि 2 से 3 साल का ड्यूरेशन होगा, और जो रिसर्च वर्क होगा वो 2 to 3 ईयर्स होगा। और अब क्या है, रिसर्च वर्क का कम से कम 5 ईयर्स है अब। और अंडर दिस ये कहा गया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी 10 ईयर्स, हायर एजुकेशन शुड बी 2 ईयर्स, है ना, हायर सेकेंडरी जैसे 11 12 मतलब 2 ईयर्स में हो जाएंगे, और वोकेशनल एजुकेशन शुड बी 3 ईयर्स। वो वोकेशनल एजुकेशन के लिए 3 साल के बाद इनके द्वारा की गई। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, स्कूल कॉम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश करने की भी इन्होंने बात की थी, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस कमीशन ने स्कूल कॉम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश करने की बात की थी। तो कोठारी कमीशन ने ये कहा था कि स्कूल कॉम्प्लेक्स शुड बी बिल्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके स्कूल कॉम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। और फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन जो हैं वो होंगे आपके कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ जनरल एजुकेशन। ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इन्होंने सेशन रिगार्डिंग एम और फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य और कार्य के संबंध में सुझाव। इसके लिए उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, जिसे पंचमुखी कार्यक्रम भी कहा जाता है। बहुत बार 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी कमीशन द्वारा दिए गए 5 पॉइंट प्रोग्राम को बताइए, तो उसमें आपको ये पूरे 5 पॉइंट्स बताने होंगे, और इस 5 पॉइंट के अंदर क्या है वो भी आपको लिखना होगा। फर्स्ट है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारी स्कूली एजुकेशन है उसमें वर्क एक्सपीरियंस को कंपलसरी किया जाए, और साइंस को भी इंक्लूड किया जाए, प्राइमरी लेवल पर भी और सेकेंडरी लेवल पर कंपलसरी किया जाए साइंस को। और जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन होगी उसको ऐसी एजुकेशन बनाया जाए जो कि किसी न किसी वो कुछ ना कुछ बच्चों को उनमें काम सिखाया जाए, कुछ उनके अंदर स्किल को डेवलप किया जाए, उनको वर्क एक्सपीरियंस दिया जाए, मतलब जो एजुकेशन है उसको व्यवसाय परक बनाया जाए। और हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जाए। यूनिवर्सिटी में साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च वर्क को भी डेवलप किया जाए। दूसरा है टू स्ट्रेंथन द सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करना। तो इसमें क्या सिखाना है बच्चों को, भाई कॉमन स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाए। कॉमन स्कूल में क्या मतलब कि जहाँ पर सभी के लिए एक जैसी एजुकेशन को अवेलेबल कराया जाए, और किसी इकोनॉमिक लेवल पर ना हो करके वो उनकी जो है उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दी जाए। और सोशल सर्विस और नेशनल सर्विस को भी कंपलसरी किया जाए, और जो फेडरल जो लैंग्वेज हैं उनको डेवलप किया जाए। स्कूल में ऐसे प्रोग्राम हो जहाँ पर कि बच्चों को इक्वालिटी सिखाई जाए, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन उनके अंदर डेवलप हो। थर्ड है आपका टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के थ्रू जो है हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी डेवलप करना है। तो इस कैसे करेंगे, ये 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन होगी, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होगी, फ्री होनी चाहिए, और सभी बच्चों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए।
और सेकेंडरी एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन, मतलब सभी बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन भी दी जाए, हायर एजुकेशन भी दी जाए। और इस हायर एजुकेशन जब दी जाती है बच्चों को, तो इस लेवल पर बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होनी चाहिए। एडल्ट एजुकेशन दी जानी चाहिए। जो 15 to 30 ईयर्स तक पढ़ नहीं पाए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एजुकेशन दी जाए। और स्कूल में ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जिससे कि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप हो सकें। नेक्स्ट फोर्थ है द मॉडर्नाइज द कंट्री थ्रू एजुकेशन, कि शिक्षा के माध्यम से देश का आधुनिकीकरण करना। तो कैसे करना आधुनिकीकरण शिक्षा के माध्यम से? यही है पहले कि बच्चों को जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड को अप किया जाएगा। Education of science and technology should be properly organized at higher level. The ability of independent thinking and decision making should be developed among students. जो स्टूडेंट्स में जो है थिंकिंग की जो रीजनिंग है, थिंकिंग है, ये सब एबिलिटी को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद है टू डेवलप सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, सभी में बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, इनको डेवलप किया जाए और इनको कंपलसरी किया जाए कि ये सभी के अंदर डेवलप किए जाएंगे। और जो प्राइमरी लेवल पर कैसे हम कर सकते हैं मोरल वैल्यूज डेवलप? बच्चों को स्टोरी सुनाएं, बच्चों को के सामने कुछ ऐसे रोल मॉडल दिखाएं, उनको कुछ स्टोरीज बताई जाएं। और सेकेंडरी लेवल पर बच्चों के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें वैल्यूज़, अपने लिए वैल्यूज़ को बता सकते हैं कि आप वैल्यूज़ को कैसे सेलेक्ट करेंगी। और जो यूनिवर्सिटी लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल पर इन वैल्यूज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। इसके बाद है सजेशन रिगार्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन। स्कूलिंग एजुकेशन के रिगार्डिंग सजेशन। तो ये कहा गया इन्होंने पहले, नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड इंडियन एजुकेशन सर्विस शुड बी ऑर्गेनाइज एट द सेंटर। कि ये कहा गया कि जो सेंटर में जो है नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल और स्टेट लेवल पर क्या होगा, इंडियन मतलब इनको इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि ये स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेंगे। और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट एजुकेशन सर्विस शुड बी ऑर्गेनाइज इन ईच। से हर स्टेट में स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और स्टेट एजुकेशन सर्विस को ऑर्गेनाइज किया जाए। और देश में जितने भी मतलब रेगुलर सुपरविज़न इनका किया जाए, जो भी स्कूल्स हैं उनका सुपरविज़न किया जाए। और आने वाले जो 20 साल हैं, यानी कि ये 1864-66 की बात है, तो 85-86 तक जो क्या किया जाए, जो गवर्नमेंट हैं, नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या एडेड स्कूल हैं, और इनकी जो कमेटीज़ हैं, मैनेजमेंट कमेटी हैं, वो अलग अलग तरह की हैं। तो इनके लिए क्या करा जाए, अलग अलग तरह कमेटी को हटाकर एक जैसी कॉमन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया जाए। मतलब कॉमन स्कूल डेवलपमेंट जो कमेटी होगी वो कॉमन होनी चाहिए, इस तरह की कमेटी को डेवलप किया जाए। और जो कमेटीज होंगी इनका भी रेगुलरली सुपरविज़न किया जाना चाहिए। अब है करिकुलम के रिगार्डिंग सजेशन। करिकुलम के रिगार्डिंग क्या सजेशन होंगे? प्रिंसिपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल करिकुलम। स्कूल का जो आपका करिकुलम है उसके कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग उन्होंने सजेशन दिए कि जो करिकुलम होगा वो करिकुलम कैसे होगा। कोर करिकुलम की उन्होंने बात की कि जो पूरे देश में एक जैसा करिकुलम होना चाहिए। और प्राइमरी लेवल पर एनवायरनमेंट स्टडीज़ और मदर टंग को जो है स्पेशल एम्फेसिस दिया जाना चाहिए। मतलब रीजनल लैंग्वेज की उन्होंने यहाँ पर बात की है। और पूरे देश में सेम करिकुलम की बात की उन्होंने कि पूरे देश में, पूरे होल कंट्री में सेम करिकुलम होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का। फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन देयर शुड बी कोर करिकुलम फॉर द होल कंट्री। सबके लिए कोर करिकुलम, जैसे आपका बीएड में कोर करिकुलम है, आपका कोर सब्जेक्ट होते हैं, 4 आपके कोर सब्जेक्ट हैं। इसीलिए इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए देयर शुड बी अ कोर करिकुलम इन एंटायर नेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन शुड बी इंक्लूड एज पर द नीड ऑफ सोसाइटी। जो हम वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करेंगे वो हमारी सोसाइटी को क्या नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर इसको रखा जाएगा। और स्पेशलाइजेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ओनली एट द हायर सेकेंडरी लेवल।
जो स्पेशलाइजेशन है वो केवल हायर सेकेंडरी लेवल पर ही उसका होगा। अब देखते हैं करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम के लिए इन्होंने क्या कहा, स्किल्स ऑफ ईटिंग, क्लॉथिंग, क्लीननेस, ये सब इनको सिखाया जाएगा, ये सब इनके जो है करिकुलम में रखा जाएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका देख सकते हैं क्या है करिकुलम के लिए बताया गया। इसका करिकुलम बताया इन्होंने मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट, हेल्थ एजुकेशन, फंक्शनल वर्क यानी कि वर्क एक्सपीरियंस, क्रिएटिव, ये सब इन्होंने करिकुलम में रखने की बात की। उसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन में अंडर दिस हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब इन्होंने करिकुलम के बारे में बताया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो मेन है इनका है रिवाइज 3 लैंग्वेज फार्मूला। इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को रिवाइज किया। इन्होंने कहा कि मदर टंग, रीजनल और स्टेट लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया नेशनल लैंग्वेज और फेडरेशन, हिंदी और इंग्लिश इनमें से कोई एक। और उसके बाद नेक्स्ट एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें जो ऊपर नहीं ली गई है, मतलब वो थर्ड, वो अलग भाषा, अलग लैंग्वेज की बात की इन्होंने। एक तो आपने यहाँ पर मदर टंग हो गई आपकी, रीजनल और स्टेट लैंग्वेज होगी वो हो गई, दूसरी आपकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, ये इनमें से एक हो गई। और उसके बाद एनी मॉडर्न लैंग्वेज, कोई आधुनिक भारतीय भाषा की उन्होंने बात की, कोई अलग भारतीय भाषा होगी अथवा कोई यूरोपियन भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो ऊपर दोनों में नहीं ली गई है वो। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ही बहुत बार पूछा जाता है 2 नंबर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद शिक्षण विधियों के लिए उन्होंने कहा कि जो टीचिंग मेथड होंगे वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। क्लास में क्या है, बच्चों को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को जो है टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए। और टीचिंग एड बनाने के लिए हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस वर्कशॉप में टीचिंग एड को तैयार कर सकते हैं, और साथ साथ ही हम आकाशवाणी का भी सहयोग ले सकते हैं। ये टीचिंग मेथड की उन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, और टीचिंग मेथड और साथ साथ में इन्होंने जो मीडियम की बात की, सेकेंडरी लेवल तक इन्होंने कहा कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज ही मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का। उसके बाद बुक्स के लिए उन्होंने कहा कि जो क्वालिटी होनी चाहिए बुक्स में, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही, उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही बुक्स होनी चाहिए। और जो भी बुक्स के लिए हर राज्य में क्या होगा, एक कमेटी होगी, वही इसको देखेगी और बुक की जो क्वालिटी है उसको भी देखना है साथ साथ में। और नेशनल लेवल पर जो टेक्स्ट बुक हैं उसको लिखने के लिए एफिशिएंट जो हैं टीचर्स होने चाहिए, और ट्रेन उनको इस फील्ड में उनको ट्रेन भी किया जाना चाहिए। और उनको क्या है, जो मतलब जो बुक्स होंगी, ऐसा नहीं कि किसी ने बुक बना दी, उसको रिव्यू भी होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने भी कहा कि जो बुक होंगी वो रिव्यू भी होनी चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शुड बी एस्टैब्लिश एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन टू प्रिपेयर टेक्स्ट बुक, स्पेशली द टेक्स्ट बुक ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी की बुक है उसको स्पेशली जो है कि जो लिखी जाएंगी और प्रिपेयर की जाएंगी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल होना चाहिए, और एक कमेटी भी फॉर्म होनी चाहिए एवरी स्टेट में। अब इवेल्युएशन के रिगार्डिंग इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी लेवल पर जो इवेल्युएशन होगा केवल वो क्या होगा, केवल इंटरनल होना चाहिए। इन्होंने कहा कि 1st to 4th के लिए तो कहा इन्होंने कि 1st to 4th जो है कि बच्चों को इस तरह ही, मतलब उनकी एलिजिबल या एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको प्रमोट कर दिया जाए। और जब लास्ट वाला यानी कि 5th में जब वो आएंगे उसमें उनकी जो है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य परीक्षा तब उनकी होनी चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। पब्लिक एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 10th शुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो 10th है वो पूरे प्रदेश में उसकी पब्लिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, और इन्होंने डिवीज़न के प्लेस पर ग्रेडिंग की इन्होंने बात की कि ग्रेडिंग होना चाहिए। ये इन्होंने बात की इवेल्युएशन के लिए। और ओरल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी साथ साथ में, रिटन के साथ साथ में होने चाहिए। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होना चाहिए बच्चे का। और जो टीचर्स हैं, टीचर हु सेट क्वेश्चन पेपर फॉर द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड बी ट्रेंड। जो भी टीचर्स हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का पेपर तैयार कर रहे हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। और जो मतलब ग्रेडिंग की बात की इन्होंने, है ना, ग्रेडिंग सिस्टम इन प्लेस ऑफ डिवीजन शुड बी यूज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद है
सजेशन रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के विस्तार के संबंध में सुझाव। सबसे पहले है इनका प्री प्राइमरी एजुकेशन के रिगार्डिंग सजेशन दिया इन्होंने। इसके लिए इन्होंने जैसे अभी पहले ऊपर बताया कि स्टेट प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर शुड बी एस्टैब्लिश, ये होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो है जो प्री प्राइमरी एजुकेशन एक्सपेंशन सेंटर होना चाहिए, जो कि प्राइमरी एजुकेशन का एक्सपेंशन करेगा, है ना। और अधिक से अधिक प्राइमरी स्कूल को ओपन करना है, खोलना है उनको। और प्री प्राइमरी लेवल पर इंडिविजुअल जो बॉडीज़ हैं या वो हैं, उनको इंस्टीट्यूशन है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एड दी जाए, जिससे कि वो भी अपने स्कूल को प्रॉपर वे में रन कर पाएंगे। और उसके बाद है सजेशन रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए सजेशन। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन हो रहा है उसको रोकने की बात की कि रोका जाना चाहिए। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की इन्होंने। और ये भी कहा साथ साथ कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे किसी ना किसी स्किल के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पर बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करनी चाहिए। और सभी बच्चों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। और जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल खोलने की बात की, उनके लिए अलग से स्कूल हो। SC ST या जो बैकवर्ड बच्चे हैं उनके लिए भी प्राइमरी स्कूल्स अलग से होने चाहिए। एक्सपेंशन रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन यानी कि अपव्यय अवरोधन को रोकना है। हर जिले में आवश्यकता के अनुसार सेकेंडरी स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। और जो भी इंडिविजुअल एफर्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, जो भी इंडिविजुअल एफर्ट से स्कूल खोल रहे हैं। और सभी को सेकेंडरी एजुकेशन दिलाने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो SC हैं, ST हैं, किसी भी बैकवर्ड एरिया से आते हैं। तो यदि वो कोई बैकवर्ड एरिया से हैं तो उनके लिए स्पेशल जो प्लानिंग की जानी चाहिए। और गर्ल्स के लिए अधिक से अधिक सेकेंडरी स्कूल्स को खोलना चाहिए। और जो दूर से आने वाली लड़कियां हैं उनके लिए रेजिडेंशियल होना चाहिए, यानी कि उनकी सुविधा, हॉस्टल की सुविधा उनके पास होनी चाहिए। और को एजुकेशन के लिए भी हमें जो हमारा जो लोग हैं उनको हमें प्रिपेयर करना है कि को एजुकेशन दिलाने के लिए, मतलब पेरेंट्स को भी तैयार करना है एक तरह से। इसके बाद है सजेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव। अब इन्होंने क्या कहा विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव के लिए कि जो UGC को रिओर्गनाइज किया जाए और उसके जो टोटल मेंबर्स हैं उसके 1/3 जो मेंबर होंगे वो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। और जो UGC है उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए और उसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एड देने के साथ साथ वो उसका सुपरविज़न भी करे साथ साथ में, जिससे कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, यानी कि जो एजुकेशन है उसका लेवल बढ़ा रहे। एजुकेशन के लेवल को मेंटेन करना, एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड करना भी UGC की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बताया। और ये कहा कि सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी को इस्टेब्लिश करना है। और जो भी एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो हायर एजुकेशन के लिए सेंटर में जो UGC है, UGC की तरह अलग अलग से जो बॉडीज़ हैं उसको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल का जो भी यूनिवर्सिटी हैं सारी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो न्यू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होंगी उन्हें UGC की परमिशन लेनी कंपलसरी होगी और आवश्यक होने पर ही विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो भी मतलब हम इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, जहाँ पर उसकी नीड है वहाँ पर ही हमें यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करना है। और यूनिवर्सिटी के करिकुलम के लिए, टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए और रिसर्च वर्क के लिए, इसके लिए भी उनको मतलब उनके पास मतलब राइट्स होने चाहिए। और यूनिवर्सिटी के जो भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट को अपने अपने डिपार्टमेंट की व्यवस्था करने के लिए भी वो उनके पास राइट्स होने चाहिए। अब इन्होंने ये सजेशन दिया था कि नई यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सजेशन कि नई यूनिवर्सिटी वहाँ पर इस्टेब्लिश हों कि जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है, जहाँ पर भी जो PG कॉलेज हैं उन्हें संगठित करके हम नई यूनिवर्सिटीज़ को नए यूनिवर्सिटी का रूप हम दे सकते हैं। जहाँ पर मतलब PG क्लासेस चलती हैं उनको हम यूनिवर्सिटी में बदल सकते हैं।
एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीनियर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने का सजेशन किसका था। तो सीनियर, ये भी याद रखना है आपको, इन्होंने सीनियर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्सिटी है उनकी पूरी जो फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूजीसी पर होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी में केवल जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलना चाहिए। यहाँ पर इनके लिए स्कॉलरशिप की अवेलेबल कराई जानी चाहिए। और इन यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने ये कहा कि जो कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर कि पीजी एजुकेशन दी जाती है, रिसर्च वर्क हो रहे हैं, तो वहाँ उन्हें क्या करना है, उन्हें सीनियर यूनिवर्सिटी बोला जाए, मतलब उनको एज ए टर्म जो है इन्होंने सीनियर यूनिवर्सिटी का नाम दिया। और इन्होंने कहा कि शुरू में केवल 6 यूनिवर्सिटी को हम जो है सीनियर यूनिवर्सिटी में डेवलप करेंगे। इसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग सजेशन दिए। स्कूल लेवल पर इन्होंने कहा कि जो है जनरल इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जानी चाहिए एग्रीकल्चर की, और जो है एग्रीकल्चर शुड बी मेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। जो वर्क एक्सपीरियंस हम बच्चों को सिखाते हैं उनमें इसका क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ प्राइमरी लेवल पर बच्चों को थोड़ी बहुत हमें नॉलेज एग्रीकल्चर एजुकेशन की देनी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो है जो प्राइमरी लेवल पर जो है बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देनी है, और सेकेंडरी लेवल पर जो है जो बच्चों को हम वर्क एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं उसके साथ जोड़ के पढ़ाना है इसको। और उसके बाद है पॉलिटेक्निक लेवल पर सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज शुड बी ओपन। जो जितनी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज भी ओपन करने हैं, और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे उनमें ही एग्रीकल्चर एजुकेशन भी साथ साथ में दिया जाए, और उन्हें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कर लिया जाए। मतलब पॉलिटेक्निक एजुकेशन दे रहे हैं, साथ साथ में हमें उनको एग्रीकल्चर एजुकेशन भी देनी है, और जहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज जिनमें की एग्रीकल्चर एजुकेशन दी जा रही है उन्हें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कर देना चाहिए। और इन कॉलेज का जो एग्रीकल्चर एजुकेशन से रिलेटेड जो करिकुलम होगा, जिसे पूरा करने के लिए मतलब इसे पूरा करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्रीकल्चर काम सिखाया जाना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जानी चाहिए। और इनके लिए क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी चलाए जाने चाहिए ये सब सिखाने के लिए। कॉलेज लेवल पर क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनको उनमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, और एग्रीकल्चर कॉलेज शुड बी इंस्पेक्टेड आफ्टर 5 years, और हर 5 साल में इनका इंस्पेक्शन होना चाहिए कि उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने टीचर्स हैं, किस तरह से उनको एजुकेशन दी जा रही है। तो ये सब भी देखना जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की। और कुछ जो एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन करिकुलम की जगह जो है टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की हम भी व्यवस्था भी कर सकते हैं, ये भी इनका सजेशन था। यूनिवर्सिटी लेवल पर इन्होंने कहा एटलीस्ट 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश इन ईच स्टेट। हर स्टेट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और इनको स्कॉलरशिप भी देने की इन्होंने बात की कि स्कॉलरशिप भी दिया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हर प्रत्येक जो भी यूनिवर्सिटी होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, उसके पास कम से कम 1000 एकड़ कृषि योग्य भूमि का फार्म होना चाहिए। और जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 25% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। इसके बाद है सजेशन रिगार्डिंग वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि जो जूनियर टेक्निकल स्कूल को टेक्निकल हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज केवल जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर खोले जाएं, और वुमेन को भी जो है इनमें आगे लाने की इन्होंने बात की। और जो टीचर्स अपॉइंट होंगे वो एक्सपीरियंस होल्डर टीचर होंगे, और वो केवल वही टीचर होंगे जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से उनको यूनिवर्सिटी में किसी इंडस्ट्री में जिनका एक्सपीरियंस किसी इंडस्ट्री का होगा उसको अपॉइंट किया जाए। और ऐसा करिकुलम हो कि जो यूटिलिटेरियन हो और बच्चों को आगे रोजगार दे। उसके बाद है विज्ञान और अनुसंधान के संबंध में सुझाव। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को रिओर्गनाइज किया जाना चाहिए, और इसके लिए फंड बढ़ाया जाना चाहिए कि जो किसके लिए फंड बढ़े, जो कि साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं उनके लिए फंड बढ़ना चाहिए। और
सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहिए, और वो समर इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, और साइंस और मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए बच्चों को इस तरह की नॉलेज दी जानी चाहिए। उसके बाद है सेशन रिगार्डिंग टीचर्स एंड स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन। और टीचर्स के लिए इन्होंने कहा कि इसका सबसे पहले तो सैलरी की बात की इन्होंने, कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और एडेड स्कूल में हैं या नॉन गवर्नमेंट हैं, जो भी टीचर्स हैं उन टीचर्स को सभी को एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए, और हर 5 ईयर में उनकी सैलरी को रिवाइज करने की बात की। हर 5 ईयर में सैलरी रिवाइज होगी, और इनका अपॉइंटमेंट जो होगा उनकी जो योग्यता जो है उसको बढ़ाया जाए, और साथ साथ में जो फीमेल टीचर्स हैं इनके अपॉइंटमेंट करने के लिए ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाए, और विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षकों को आगे के शिक्षा स्तर के लिए चुना जाए। और जो कंडीशन थी इनकी सर्विस कंडीशन की के लिए इन्होंने कहा कि पेंशन दी जाए, इंश्योरेंस हो, इनका पीएफ होना चाहिए, और जो टीचर्स हैं और टीचर्स को उनके रहने की सुविधा भी होनी चाहिए वहाँ पर, और जो टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं उस पर बाउंडेशन होनी चाहिए कि वो प्राइवेट ट्यूशन उनको कंट्रोल करना चाहिए कि प्राइवेट ट्यूशन वो ना लें, स्कूल में इस तरह से पढ़ाएं कि उनको प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत ना हो। उसके बाद है वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग सजेशन दिए इन्होंने कि जो वुमेन्स के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं, और जो बच्चे लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं उनके लिए कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन की बात की, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन दी जाए उनको। एडल्ट एजुकेशन की बात की, एडल्ट एजुकेशन की इस तरह से प्रोग्राम चलाए जाएं, और इनको क्या है कि ग्रांटेड भी दी जाए, जो गर्ल्स स्कूल हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए, और दूर से आने वाले जो टीचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है आने जाने की सुविधा को जो उनको फैसिलिटी दी जाए आने जाने की, या फिर उनके लिए रेजिडेंशियल भी उनके लिए व्यवस्था की जाए। और इसके बाद एक और भी है आपका ये एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। इसके लिए उन्होंने कहा कि नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया जाए, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो, और एडल्ट एजुकेशन के लिए भी जो बजट बनता है उस बजट में इसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। और इनको जो 15 से लेकर 30 वर्ष के आयु वर्ग वाले जो प्रौढ़ आ रहे हैं यदि वो पढ़े नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए कम्युनिटी सेंटर को बनाया जाना चाहिए। वो क्या करेंगे, इस तरह के एडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम चलाएंगे, और वहाँ पर आकर के जो स्टूडेंट जो इस तरह के 15 to 30 एज वाले हैं वो यहाँ पर आकर पढ़ेंगे। और जो एडल्ट एजुकेशन के जो इम्पोर्टेंस है इन्होंने इसको क्लियर करने की बात की, इसको एक्सपेंड करने की बात की, और इन्होंने कहा कि भाई जो एजुकेशन है वो हमें क्योंकि इन्होंने ये माना था कि जो शिक्षा है मतलब विकास है वो निरंतर चलता रहता है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई हमें निरंतर चलते रहने के लिए सभी को एजुकेशन देना जरूरी है। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो ये कमीशन था, इस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का एक एनसाइक्लोपीडिया है। इन्होंने एजुकेशन के हर एस्पेक्ट पर अपना एलाइंट किया है, अपना उस पॉइंट ऑफ व्यू सब पर रखा है, और इस आयोग ने अपने जो सजेशन दिए इन्होंने हर एस्पेक्ट को लेकर सजेशन दिए, चाहे वो इन्होंने एजुकेशन को क्या नेशनल इम्पोर्टेंस दी, इन्होंने राष्ट्रीय महत्व का विषय माना, शिक्षा पर बजट की बात की, कम से कम 6% बजट जो है बजट का व्यय होना चाहिए, और 6 to 14 ईयर्स बच्चों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात की। सेकेंडरी एजुकेशन को इन्होंने कहा कि एक होल यूनिट होना चाहिए, और हायर एजुकेशन में केवल प्रतिभाशाली बच्चों को प्रवेश देना चाहिए, और देश में विज्ञान शिक्षा और शोध कार्य पर विशेष ध्यान देने की इन्होंने बात की। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेशन है आज खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आती है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ ही आपने इतना कुछ हमने आपको बताया, तो अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि जो ये कोठारी कमीशन है, इस कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को
कितने प्रतिशत बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? 50%, 60%, 70% या 80%? इनमें से क्या आंसर है? आपको इसका आंसर भी करना है, इसका आंसर बताना है आपको। थैंक यू सो मच।